ओके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। मैं स्नेहा गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने देखा कि एग्रीकल्चर के बेसिक्स, एग्रीकल्चर सेक्टर का बेसिक्स हमने देखा। व्हाट इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट ये भी देखा, और रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या रोल प्ले करता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में, ये हमने पढ़ा। आज हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या रोल प्ले करता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखो, मैंने कल आपको डिफरेंस बिटवीन समझाया था, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक पर्टिकुलर यूनिट पे फोकस करता है, एक छोटे यूनिट पे फोकस करता है, जिस लाइक एक पर्टिकुलर फील्ड, एक खेत। ओके, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे, पूरे के पूरे सेक्टर पे, एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर फोकस करता है। ओके, लेट्स रीड नाउ। रोल एट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या काम होता है, क्या रोल होता है, हम आज इस वीडियो में देखेंगे। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व एट द मैक्रो लेवल are interested in how agriculture and agribusinesses affect domestic and world economies, and how the events taking place in other sectors affect these firms and vice versa. एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट जो कि इन्वॉल्व है मैक्रो लेवल पे, जो कि इंटरेस्टेड है कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर एग्रीकल्चरल बिजनेस कैसे असर करता है जो हमारा देशांतर्गत व्यापार है उसके ऊपर, और वर्ल्ड इकोनॉमी पे, और कैसे इवेंट्स जो कि होते रहते हैं कैसे असर करते हैं एग्रीकल्चरल बिजनेस, एग्रीकल्चर पे, और दोनों कैसे असर करते हैं बाकी सारी इंडस्ट्रीज पे, इसका ये स्टडी करते हैं। कौन? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट एम्प्लॉयड एट फेडरल रिजर्व सिस्टम, जो कि हमारा आरबीआई है इन इंडिया। ओके, अगर कोई एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट काम करता है, एम्प्लॉयड है आरबीआई में, तो उसे इवैल्यूएशन करना चाहिए कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी अगर चेंज होती है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बाय मंथली, 2 महीने में, हर 2 महीने बाद डिक्लेयर करती है। ओके, हमारे आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांता दास जी हर बाय मंथली, 2 महीने बाद, हर 2 महीने बाद हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ बदलाव किए जाते हैं। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बदलती है, चेंजेस आते हैं अर्थव्यवस्था में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, उस हिसाब से हमको हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उस मॉनेटरी पॉलिसी में अगर चेंजेस होते हैं तो उसका कैसे असर होता है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे और इंडस्ट्रीज पे, इसका एनालिसिस करता है एक एग्रो इकोनॉमिक्स। ओके, एग्रो इकोनॉमिक्स का काम ये होता है कि अगर आरबीआई अपने कर्जे सस्ते करती है या फिर महंगे करती है, या फिर कुछ और बदलाव आते हैं हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में, सीआरआर एसएलआर चेंज होता है, मॉरल परसुएशन होता है, ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस चलते हैं, करेंसी फ्लो होता है, तो ये सारे के सारे डिसीजंस और इसका क्या असर होगा हमारी खेती व्यवसाय पर, खेती व्यवसाय पर, इसका पूरा का पूरा अध्ययन करता है एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट एट द मैक्रो लेवल। ओके, क्योंकि ये जो भी डिसीजंस लेता है आरबीआई वो एक मैक्रो लेवल पे होता है, लेता है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए लेते हैं, किसी पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट के लिए नहीं। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो microeconomics with a research interest may use computer-based models to analyze direct and indirect effects on the specific monetary or for fiscal policy proposals would have on the farm business sector. मॉनेटरी पॉलिसी यानी जो आरबीआई डिक्लेयर करती है वो, और फिजिकल पॉलिसी यानी जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है वो। फिजिकल यानी राजकोष, ट्रेजरी। ओके, जो भी हम रेवेन्यू डिपॉजिट करते हैं गवर्नमेंट के पास, और उसका देखो हमारा बजट भी जो आता है ना फरवरी में, उसको फिजिकल बजट बोलते हैं बेटा। आया समझ में? फिजिकल बजट पूरे साल के लिए डिक्लेयर होता है जो गवर्नमेंट बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल बजट। राजकोष लिख लो वहाँ पे। ट्रेजरी ऑफ इंडिया से जो भी खर्चे होंगे, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, जो भी अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट, या फिर अलग अलग सेक्टर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करती है, उसका पूरा लेखा जोखा फिजिकल पॉलिसीज के अंदर होता है। ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, फिजिकल पॉलिसी पूरा का पूरा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है। ठीक है, तो अगर कोई बदलाव होते हैं सीधे तरीके से या फिर इनडायरेक्टली, वो कैसे असर करते हैं हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, उसका भी एनालिसिस करना होता है एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट को। मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयड बाय मल्टीनेशनल फूड कंपनीज एग्जामाइन फॉरेन ट्रेड रिलेशनशिप्स फॉर फूड एंड फाइबर
प्रोडक्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयड बाय मल्टीनेशनल फूड कंपनीज, जो एक मल्टीनेशनल फूड कंपनीज होती है जस्ट लाइक नेस्ले इंडिया, सॉरी नेस्ले, ओके, नेस्ले एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो कि पूरी दुनिया भर में ऑपरेट करती है, पूरी दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, ओके। इट इज़ अ मल्टीनेशनल फूड कंपनी, कॉफ़ी भी बनाता है, चॉकलेट्स भी बनाता है, कई सारी चीज़ें बनाते हैं खाने पीने की, ओके। So, macroeconomics employed at multinational food companies examine foreign trade relationships for food and fiber products. अगर हमारे यहाँ पे कहीं बहुत ज़्यादा strict regulations है टूवर्ड्स दी फूड प्रोडक्ट्स या फिर फूड इंडस्ट्री, तो ये सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आकर आसानी से अपने हाथ पैर फैला नहीं सकती, ओके। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस गवर्नमेंट देती है फूड इंडस्ट्रीज को, ओके, कुछ बेंचमार्क सेट होता है, जस्ट लाइक इंडियन स्नैक्स जो होता है वो यूएसए में और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में बैंड है। वाई? क्योंकि उनका कहना है कि हम जितना सॉल्ट इनटेक करते हैं, जितना शुगर इनटेक करते हैं, जितना ऑयली हम लोग खाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, ओके। अपने अपने यहाँ के देखो, ऑथेंटिक चाइनीज भी हम लोग बहुत मुश्किल से खा पाते हैं, ओके। वी कांट actually taste the authentic Chinese because it's totally dependent upon the boiled vegetables, okay। और जो हमारा इंडियन चाइनीज होता है उसकी टेस्ट तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगी, ओके। लॉट एंड अ लॉट ऑफ सॉसेस हैव बीन यूज्ड, मिर्च मसाला तड़का मार के बहुत ज़्यादा ऑयल डालकर हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, एंड इट्स नॉट एक्चुअली चाइनीज़, ओके। अगर आपको ऑथेंटिक चाइनीज़ खाना है, यू कैन विजिट एनी स्पेसिफिक, जो कि स्पेसिफिक फूड जॉइंट से हो। तो भाई जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट रोल करते हैं, जो एक एम्प्लॉयड करते हैं फूड कंपनीज को, तो उनको रिलेशनशिप देखने पड़ते हैं कि हमारे यहाँ पे फूड और फाइबर प्रोडक्ट्स और फॉरेन ट्रेड के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। अदर एड्रेसेस इश्यूज इन द एरियाज ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लेवल पे खान पान में, जैसे आपको पता है अगर हम यहाँ से कोई चीज़, कोई फ्रूट एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन द गल्फ कंट्रीज जस्ट लाइक यूएई, तो उनके भी कुछ बेंचमार्क सेट होते हैं। वो लिटरली उस जो भी वो ऑरेंज या फिर मैंगो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, उसको किस पानी से सींचा गया है ये भी चेक करते हैं। बारिश के पानी से सींचा गया है, ट्यूबवेल के पानी से सींचा गया है, पूरा इरिगेशन था तो पानी का सोर्स क्या था, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें वो बारकाई से उसका स्टडी करते हैं, ओके। उसके ऊपर तो आप किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं कर सकते। वो टोटली, अगर आप कोई भी चीज़ उस पर इस्तेमाल करते हो, क्योंकि उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो अगर कुछ खरीदते हैं ना तो उसका टेस्टिंग होता है। उनके देशवासियों को उपलब्ध कराने से पहले वो लोग टेस्टिंग करते हैं उसके हाइजीन की, उसके हेल्थ पे इफेक्ट्स क्या होंगे, इन सारी चीज़ों की। दोज पीपल आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द फूड कंजम्पशन ऑफ देयर पीपल, ओके। उनको कुछ भी लगता है कि नहीं इसमें कुछ ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर हजार्डस केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए गए हैं, या फिर ये फूड प्रोडक्ट खाकर हमारे कंट्री मैन को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो चीज़ें बैन कर देते हैं, ओके। वंस अपॉन अ टाइम इट हैपेंड, ये हमारे जो जलगांव की बनानाज है ना, केले, वो एक्सपोर्ट हुए थे इनटू द गल्फ कंट्रीज़, और उसके ऊपर आपको पता है काफ़ी अच्छे से कितनी ज़्यादा पैमाने पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है, कैसे केलों को पकाया जाता है। तो दोज पीपल हैव बैन इंडियन बनानाज फॉर अ ईयर्स एंड सो, ओके। ऐसा बैन लग जाता है आपके फूड प्रोडक्ट्स पे, और अपने देश की छवि भी खराब हो जाती है, क्योंकि अगर बनाना के साथ होता है तो हो सकता है वो लोग ऑरेंजेस पे भी डाउट ले, एप्पल्स पे भी डाउट ले, ग्रेप्स पे भी डाउट ले, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। दैट इज व्हाई वी नीड टू बी मोर एंड मोर कॉशियस अबाउट एक्सपोर्टिंग आवर फूड प्रोडक्ट्स। वी नीड टू maintain our image, okay, and our morality in case of exports, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपका इमेज रूइन होता है, इसके लॉन्ग टर्म असर आपके खुद के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे एज वेल एज हमारे इंटरनेशनल ट्रेड पर भी होते हैं, ओके। तो ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का रोल होता है एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, कि देश की जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी बनती है उसमें जो भी सुधार या फिर जो भी बदलाव होते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारे खेतों के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर, एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर क्या होने वाला है, इसका सीधा सीधा उसको फर्क समझाना पड़ता है जो भी साधारण शेतकरी है उनको, ओके।
तो देखो बेटा, मुझे सिर्फ इतना ही, मार्जिनल एनालिसिस एक्चुअली इट्स नॉट रिलेवेंट विद माय टॉपिक। आई वाज जस्ट वांटेड टू टीच द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसके आगे जो मैं पॉइंट्स लेने वाली हूँ दोज आर डायरेक्टली रिलेटेड विद माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। तो भाई ये जो एग्रीकल्चरल बिल 2020 हमारे यहाँ पे आया है, इसका एक मैक्रो इकोनॉमिक बदलाव है। ये किसी पर्टिकुलर खेत के लिए हुआ है क्या? नहीं, ये पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए हुआ है। इसलिए एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो आखिरी शेतकरी तक हमको पहुंचाने हैं, आखिरी फार्मर तक हमको पहुंचाना है, और उसको उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, कौन सी नेगेटिव साइड है, ये पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेन करना है। दैट इज व्हाई गाइस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक लेवल और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, और तीनों का को रिलेशन मैंने आपको इन 2 लेक्चर्स में समझा दिया है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमएसपी, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, ये गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, क्योंकि ये सारा सब कुछ जो शुरू है, जो कुछ भी डिबेट शुरू है, जो भी फार्मर्स अपोज कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक क्लॉज। Moreover things are there, but MSP is the most important thing among that. Okay, let's meet in another video. Okay, till then, take care of yourself.